नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन इतिहास जानने की स्रोतों की। देखिए, गुप्तकालीन इतिहास जानने के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं और इन स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। साहित्यिक जो स्रोत हैं, उसमें पहला धार्मिक साहित्य आता है और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम निम्नलिखित पुस्तकों को ले सकते हैं, जैसे पुराण हैं। ऐसा माना जाता है कि 18 पुराणों में से अधिकतर गुप्त काल में लिखे गए और पुराणों से हमें गुप्त सम्राटों के साम्राज्य विस्तार, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक जो स्थिति थी, उसके संदर्भ में एक बहुमूल्य जानकारी मिलती है। इसी तरह स्मृतियाँ जो हैं, विद्वानों का मत है कि अधिकांश जो स्मृतियाँ हैं, उनकी रचना गुप्त काल में हुई थी और स्मृतियों से हमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक और धार्मिक जो स्थिति है, उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसी तरह से ऐतिहासिक साहित्य जो है, उसमें जैसे देवी चंद्रगुप्तम है, विजयालय दत्त द्वारा इसको लिखा गया और इससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त का वध करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह किया था और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय की गद्दी पर बैठने का भी एक विस्तृत उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरह से कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास गुप्तकालीन एक महत्वपूर्ण कवि थे और इनके द्वारा महाकाव्य भी लिखे गए, नाटक भी लिखे गए, खंडकाव्य भी लिखे गए। महाकाव्यों में जैसे रघुवंश है, तो रघुवंश से हमें गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से कुमार संभव है। खंडकाव्यों में जैसे मेघदूत और ऋतुसंहार है। नाटकों में जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्र है। तो इन रचनाओं से हमें तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, शासन प्रबंध, साथ ही तत्कालीन जो सांस्कृतिक मान्यताएं थी, उसके संदर्भ में भी जानकारी हमें मिलती है। मंजूश्री मूलकल्प जो है, इस ग्रंथ से हमें गुप्त राजाओं का जो क्रमबद्ध इतिहास है, वो मिलता है। इसी तरह से शूद्रक के द्वारा रचित मृच्छकटिकम जो है, उससे भी हमें गुप्तकालीन शासन पद्धति, न्याय व्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करें तो गुप्तकालीन जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अभिलेख हैं, मुद्राएं और सिक्के हैं, भवन और कलाकृतियां हैं। अभिलेखों की यदि हम बात करें तो गुप्त काल में अनेक अभिलेख उत्कीर्ण किए गए और ये अभिलेख जैसे स्तंभों पे, चट्टानों पर, लोह स्तंभों पर, ताम्र पत्रों पर और गुफाओं पे मिलते हैं। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, उससे हमें समुद्रगुप्त की विजयों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसी तरह से महरौली का जो लोह स्तंभ है, इससे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है, उससे भी हमें तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से जो मुद्राएं हैं या सिक्के हैं, उनसे भी हमें एक विस्तृत इतिहास इस काल का ज्ञात होता है। गुप्त काल में बड़ी मात्रा में सिक्के संचालित हुए। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे इत्यादि धातुओं के थे और इन सिक्कों से गुप्त सम्राटों के नाम, उनकी उपाधि, उनकी धार्मिक मान्यताएं इत्यादि की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेघ घोड़े का चित्र उत्कीर्ण है। इससे ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसी तरह से समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया एक सिक्का है, जिस पे उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे यह आभासित होता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन सिक्कों पर विष्णु और गरुड़ के चित्र अंकित हैं, जो इस बात के परिचायक हैं कि गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे और गुप्त काल के सिक्कों से तत्कालीन कला, भाषा और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। भवन और कलाकृतियों की बात करें तो गुप्त शासकों ने भूबरा, तिगवा, देवगढ़ आदि स्थानों पर मंदिर बनवाए और इन मंदिरों से हमें गुप्तकालीन धार्मिक अवस्था, वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन महरौली का लोह स्तंभ तत्कालीन कला का एक श्रेष्ठ नमूना है।
इस स्तंभ से ये पता चलता है कि धातु विज्ञान के क्षेत्र में वह काल काफ़ी उन्नत था। इसी तरह से सारनाथ है, सांची है, मथुरा आदि स्थानों से गुप्त काल की मूर्तियाँ मिली हैं और इससे मूर्तिकला की एक उन्नत जो अवस्था थी उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। हिंदू देवी देवताओं, बौद्धों एवं जैन तीर्थंकरों की अनेक मूर्तियाँ इस काल की मिली हैं, जो इस बात की परिचायक है कि गुप्त शासक धर्म से शुरू थे और सभी धर्मों का आदर करते थे। विदेशी यात्रियों के विवरणों की हम बात करें तो अनेक चीनी यात्री इस समय भी आए और चीनी यात्रियों में जैसे प्रमुख है फायान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फोको की नामक उसने पुस्तक लिखी थी और उसके विवरण से गुप्तकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के राजप्रसाद, उसकी राजधानी, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अवस्था का सुंदर चित्रण किया है। इसी तरह से चीनी यात्री वेनसांग था, जिसने शियुकी नामक पुस्तक लिखी। हालांकि वो हर्षवर्धन के समय आया था और उसके विवरण से मुख्यतः हर्षवर्धन के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है, किंतु फिर भी गुप्तों के संदर्भ में भी उसकी कृतियों से हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह से इत्सिंग है, ये भी चीनी यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके विवरण से पता चलता है कि गुप्तों द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का भवन बड़ा विशाल था और एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद बात आती है गुप्तों के मूल निवास स्थान की। देखिए, गुप्त जो थे उनके मूल निवास स्थान और उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत दिए जाते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार और विद्वान गुप्तों को शूद्र मानते हैं। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त शासक शूद्र थे और उन्होंने अपने मत के समर्थन में ये तर्क दिए हैं कि कौमुदी महोत्सव नामक नाटक में चंद्रसेन को कारस्कर कहा गया है। जायसवाल के अनुसार कारस्कर जो हैं निम्न जाति के लोग थे। इसी तरह से जायसवाल के अनुसार कौमुदी महोत्सव में भी ये लिखा हुआ है कि चंद्रसेन तथा लिच्छियों में वैवाहिक संबंध था, अतः चंद्रसेन अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम भी शूद्र था। साथ ही गुप्तों ने अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि वो निम्न जाति के थे। प्रभावती गुप्त के एक लेख में गुप्त सम्राटों का गोत्र धारणी लिखा हुआ है। आज भी अमृतसर के जाटों में धारणी गोत्र मिलता है। चूँकि जाट लोग निम्न जाति के हैं तो गुप्त भी निम्न जाति के रहे होंगे, ये मान्यता उनकी है। इसी तरह से उनके संदर्भ में गुप्त वैश्य थे, ये धारणा भी है। जैसे एलन है, आयंगर है, अल्तेयर है आदि अनेक विद्वान गुप्त वंशीय शासकों को वैश्य मानते हैं। उनका विद्वानों का मानना है कि स्मृतियों और पुराणों के अनुसार ब्राह्मणों को शर्मा, क्षत्रियों को वर्मा, वैश्यों को गुप्त और शूद्रों को दास कहा गया है। गुप्त वंशीय शासकों के नाम के अंत में गुप्त है, अतः वे वैश्य रहे होंगे। इसी के साथ ही एक गुप्त वंशीय शासकों के संदर्भ में ये भी धारणा प्रचलित है कि वो ब्राह्मण थे। हेमचंद्र राय चौधरी तथा अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार गुप्त वंशीय जो शासक थे वो ब्राह्मण थे। डॉक्टर चौधरी का कहना है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। चूँकि वाकाटक नरेश ब्राह्मण वंशी थे, अतः गुप्तों को ब्राह्मण मानना अधिक उपयुक्त होगा। राय चौधरी का ये भी कहना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपना गोत्र धारण बताया है, जो ब्राह्मण नरेश अग्निमित्र की पत्नी धारणी से संबंधित है। तो धारण गोत्र पिता का रहा होगा। चूँकि एक ब्राह्मण का गोत्र है, अतः गुप्त भी ब्राह्मण रहे होंगे। गुप्त वंशीय शासक क्षत्रिय थे। इसके संदर्भ में जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय है आदि विद्वानों के अनुसार गुप्त वंशीय जो शासक है वो क्षत्रिय थे और वो अपने बात को सत्य साबित करने के लिए निम्न की तर्क देते हैं।
कौमुदी महोत्सव नामक नाटक में सुंदर वर्मन ने चंद्रसेन को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बनाया था। इस नाटक का सुंदर वर्मन निर्विवाद रूप से क्षत्रिय स्वीकार किया जाता है। अतः इस कारण से चंद्रसेन भी अनिवार्य रूप से क्षत्रिय होगा, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार सजातीय बालक को ही गोद लिया जाता है, तो इस आधार पर उनको क्षत्रिय माना जा सकता है। इसी तरह से महाराष्ट्र स्थित धारवाड़ के कुंतल नरेश अपने को उज्जैन नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय का वंशज मानते हैं। सिरपुर अभिलेख में परवर्ती गुप्त नरेश महाशिव गुप्त को चंद्रवंशी राजपूत कहा गया है। इससे भी स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती गुप्त शासक जो है क्षत्रिय रहे होंगे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था। चूँकि लिच्छवी लोग क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए सजातीय विवाह के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चंद्रगुप्त प्रथम और उसके वंशज जो हैं वो क्षत्रिय रहे होंगे। यद्यपि उपर्युक्त तर्कों का खंडन भी किया गया है, परंतु अधिकांश जो विद्वान हैं वो गुप्तों को क्षत्रिय ही मानते हैं।